Hello everyone. Today we are going to discuss about some of the basic concepts of the biomolecule that is amino acid structure. देखिए ज़्यादातर हम लोग चीज़ें पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग को क्या पढ़ना है कि जो ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड में क्या होता है कि एक कोई कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी अटैच है और ये अमीनो ग्रुप भी अटैच है। अमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जब सेम कार्बन से अटैच होंगे दैट विल बी अल्फा कार्बन। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन को छोड़ के जो जस्ट अटैच कार्बन होता है ये अल्फा कार्बन होता है और इससे जो जस्ट अटैच अगर अमीनो ग्रुप है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा अल्फा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। ठीक है? अल्फा अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में जो सी है, सी से एक एच जुड़ा है, एक NH2 जुड़ा है, एक COH जुड़ा है और एक कोई वेरिएबल ग्रुप। ये जैसे ग्लाइसिन के केस में H हो जाएगा, एल्यूमीन के केस में CH3 हो जाएगा। मतलब अलग-अलग ग्रुप्स आते जाएँगे तो अलग-अलग तरीके के अमीनो एसिड बनते जाएँगे। क्या इतनी बात समझ में आती है? अभी क्या हुआ था कि फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर ये जो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, अमीनो ग्रुप, साइड चेन इस तरीके का इसका बेसिक स्ट्रक्चर। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है, इट इज़ द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पर्टिकुलर अमीनो एसिड। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक अमीनो एसिड लगा है, फिर अगला अमीनो एसिड लगा है, फिर तीसरा अमीनो एसिड लगा है, फिर चौथा, पाँचवाँ, छठवाँ, इस तरीके से बीच में पेप्टाइड बॉन्ड लगे हैं। क्या? पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसका एक सीक्वेंस होगा ना, ग्लाइसिन लगा है, फिर सिस्टीन लगा है, मेथियोनिन लगा है। मतलब जिस सीक्वेंस में अमीनो एसिड लिखे हैं, सिर्फ उस सीक्वेंस को एक लीनियर चेन में कनेक्ट कर दिया जाए विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसमें क्या है देखिए, बैकबोन ऑफ पेप्टाइड चेन इज बैकबोन ऑफ पेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन। अब इसमें क्या होगा जैसे देखिए, ये क्या है? ये एक अमीनो एसिड, क्या है? ये कोई एक अमीनो एसिड। कौन सा वाला अमीनो एसिड है? जनरली ये एलानिन है। क्या? एलानिन। अब इसमें क्या है? NH NH2 लिखा है, फिर उसके बाद CH3, यहाँ पर क्या है कि CH3 ऐड हो गया है, फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O, फिर NH। ये कौन सा बॉन्ड हो गया? CO NH2 बॉन्ड। देखो होता क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। NH2 इस कार्बन का, फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, फिर ऊपर हाइड्रोजन, फिर नीचे कोई ग्रुप। अब ये जो नेक्स्ट वाला R1 ग्रुप, मान लीजिए पहला वाला अमीनो एसिड, अगला जो अमीनो एसिड होगा NH2CCOH और ऊपर H और नीचे R2। तो होगा क्या कि इसका जो NH2 है और ये OH, ये दोनों मिलके क्या बन जाएँगे? वाटर बना देंगे और निकल जाएँगे। सीधी-सी बात। फिर इसके बाद क्या होगा? इसमें जो ग्रुप जो जैसा बनेगा बॉन्ड, वो कुछ इस तरीके का रहेगा कि यहाँ पर बना देता हूँ कि NH2 रहेगा, फिर कार्बन, फिर COOH और फिर COH की जगह वो हट गया है, तो CONH और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा NH हो गया, फिर ये कार्बन, फिर COOH और फिर ऊपर H और फिर यहाँ R2। क्या इतनी कहानी समझ में आती है? अभी तक की कहानी किसी को दिक्कत? अभी क्या होगा कि जो ये बना है, ये कैसा बॉन्ड बना है? ये कुछ ऐसा बॉन्ड बना है कि कार्बन लगा है, ऑक्सीजन है और यहाँ से NH जुड़ा हुआ है। क्या? यहाँ से NH जुड़ा है। इस तरीके के बॉन्ड को बेटा हम लोग बोलते हैं एमाइड बॉन्ड। क्या? एमाइड बॉन्ड। ये एमाइड ग्रुप का बॉन्ड है, इसको क्या बोलेंगे? एमाइड बॉन्ड। एमाइड बॉन्ड। जो एमाइड बॉन्ड है यही क्या बनेगा? जब पेप्टाइड बॉन्ड मतलब प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट होगा तो इसको हम लोग क्या बोलने लगेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। क्या? पेप्टाइड बॉन्ड। तो जो 2 अमीनो एसिड्स हैं, ये सब कनेक्टेड किससे हैं? विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन पॉलीपेप्टाइड चेन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन पॉलीपेप्टाइड चेन, इट विल बी इक्वल टू n-1। अगर n अमीनो एसिड्स हैं तो जो पेप्टाइड बॉन्ड का वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी n-1। अगर 39 अमीनो एसिड का कोई पॉलीपेप्टाइड चेन बना है, तो उसमें 38 अमीनो एसिड्स तो 38 क्या होंगे? पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। क्या इतनी बात समझ में आती है? इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, ये तो सीक्वेंस था कि किस सीक्वेंस में अटैच है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर थोड़ा-सा उससे मतलब जो ऐसे सिंपल सा हम लोग बता रहे थे एक माला टाइप की, मान लीजिए इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड ना, प्रोटीन इज़ अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, तो हम ऐसे सिंपल सी चेन लगा रहे थे। लेकिन ये सिंपल सी चेन की फॉर्म में एक्सिस्ट नहीं करता है। होता क्या है कि इनमें फोल्डिंग्स होती हैं। क्या होती हैं? कुछ फोल्डिंग्स होती हैं। तो इन फोल्डिंग्स की वजह से एक सेकेंडरी टाइप का स्ट्रक्चर बनता है दैट इज़ कॉल्ड अल्फा हेलिक्स। ये मैंने उल्टा बना दिया है। ये बीटा हेलिक्स है, मतलब आप देख लीजिए कि जो ऐसे करके बनेगा, ये क्या हो जाएगा? अल्फा हेलिक्स। इसको क्या बोलेंगे? अल्फा हेलिक्स। इसमें क्या होगा? इसमें जो ऊपर साइड मान लीजिए एमाइड बॉन्ड था, तो उसमें एमाइड बॉन्ड में किसी एक एमाइड बॉन्ड में CONH वाला बॉन्ड होता है। ये तो सबको समझ में आता है। तो ये वाले का ऑक्सीजन कोई तीसरे चौथे वाले के सेम एमाइड बॉन्ड के जो NH लगा है और
डबल बॉन्ड O लगा है, उससे अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, तो कुछ इस टाइप का सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड अल्फा हेलिक्स। इसको क्या बोलते हैं? अल्फा हेलिक्स। देखिए, ये कार्बन है, ये CONH वाला बॉन्ड, फिर ये कार्बन, फिर ये CONH वाला बॉन्ड, फिर ये कार्बन, फिर ये CONH वाला बॉन्ड, फिर ये कार्बन, फिर CONH वाला बॉन्ड। ये जो CONH वाला बॉन्ड है, इसमें से हाइड्रोजन जो निकला हुआ है, उससे ऊपर वाले की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। तो एक कैरेक्टरिस्टिक टाइप की चीज मिलेगी कि एक हेलिक्स टाइप का बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर या सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ पेप्टाइड चेन। इतनी बात समझ में आती है? बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब बेटा ऐसे करके कोई दो चेन्स चल रही हो, कोई ऐसे दो चेन्स चल रही हो, इन दोनों चेन्स के बीच में भी ये C डबल बॉन्ड O और NH टाइप का ग्रुप रहेगा, तो अगर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, दैट विल लीड टू, जैसे बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ देखिए CONH, ये है एमाइड ग्रुप, ये क्या है? CONH, ये क्या है? CONH, ये सब पेप्टाइड बॉन्ड है। इसमें से हाइड्रोजन अगले वाले मतलब दूसरी वाली चेन के ऑक्सीजन से बाइंड कर जाएगा, दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और उसकी वजह से कुछ पतली पतली शीट्स टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। क्या? शीट्स टाइप का स्ट्रक्चर, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। तो क्या बोलते हैं? बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। तो आपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो चीजें पढ़ी, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, दूसरा बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। देखिए, अल्फा हेलिक्स कुछ इस तरीके का दिख रहा है और बीटा प्लेटेड कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ये देखिए कि ये अमीनो एसिड आ रहे थे, अब हो क्या गया, इनके बीच में कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हो गए। क्या? कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हो गए, दैट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ हेलिक्स। और अगर इनके बीच में देखा जाए, इनके बीच में इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हो गई बीच बीच, तो इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्लीटेड शीट्स लाइक स्ट्रक्चर। 33% में आती है अभी तक की कहानी में, किसी को दिक्कत? फिर इसके बाद क्या होता है कि बेटा, जो अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर है, बीटा प्लेटेड का स्ट्रक्चर है, इधर भी बना के दिखा दिया गया है। अब आते हैं हम लोग टर्शियरी स्ट्रक्चर में। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिस्क्राइब्स ओवरऑल थ्री डायमेंशनल स्पेस, इट इंक्लूड्स ऑल द प्लेटेड स्ट्रक्चर एंड अल्फा हेलिक्स इन द फॉर्म ऑफ एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन। देखिए क्या है, टर्शियरी जो हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऐसे करके बनाए या ऐसे करके बनाया, जो प्रोटीन होता है वो इस तरीके से भी नहीं अरेंज होता है। जो असली प्रोटीन होता है, इसकी भी और फर्दर फोल्डिंग होगी। क्या? इसकी भी और फर्दर फोल्डिंग होगी। जैसे इस पार्ट ऑफ प्रोटीन में ये वाला स्ट्रक्चर था, किसी अगले वाले प्रोटीन में मान लीजिए बीटा स्ट्रक्चर है, फिर कहीं अगले वाले प्रोटीन में अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर था। तो थ्री डायमेंशनल ओवरऑल अरेंजमेंट ऑफ द प्रोटीन इज कॉल्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, कोई भी चेन, कोई भी अल्फा हेलिक्स की चेन, मतलब कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसमें क्या है, एकदम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसे था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऐसे था या ऐसे था। अब क्या हो गया कि जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके का हो जाए कि जो टर्शियरी स्ट्रक्चर रहे उसमें और ज़्यादा फोल्डिंग हो जाए। क्या? और ज़्यादा फोल्डिंग हो जाए। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर था, इसकी और ज़्यादा फोल्डिंग हो गई, तो 3D स्पेस में वो अपने आप को किस तरीके से प्रेज़ेंट कर रहा है, दैट इज़ ऑल टर्शियरी स्ट्रक्चर। उसको क्या बोलते हैं? टर्शियरी स्ट्रक्चर। के बाद आते हैं हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है? ओवरऑल प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब जैसे जो कोई प्रोटीन हमने क्या बताया कि 3D स्पेस में मान लीजिए इस तरीके से, कोई मान लेते हैं दूसरा तरीके का प्रोटीन है। क्या? कोई दूसरे तरीके का प्रोटीन है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई अल्फा चेन है, क्या ये कोई बीटा चेन। अब बेटा ये भी बीटा चेन है, ये भी बीटा चेन है ना? तो ऐसे करके दो बीटा चेन्स लगी हुई हैं और ऐसे करके दो अल्फा चेन्स लगी हैं। इसका मतलब पॉलीपेप्टाइड की मोर देन टू चेन्स, अगर टू और मोर देन टू चेन्स एक साथ एक 3D डायमेंशन में आपस में ओवरऑल कोऑर्डिनेट कर रही है, एक सर्टेन तरीके का कॉन्फ़िगरेशन लिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इतनी बात समझ में आती है? हीमोग्लोबिन में क्या होती है बेटा? चार चेन होती हैं, एक दो अल्फा चेन होंगी, दो अल्फा चेन होंगी और दो बीटा चेन होंगी। अब ये दो अल्फा जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है, ये मान लीजिए ऐसे सिंपल, अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर देखा जाए तो इनका ऐसा रहा होगा, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखा जाए इनका ऐसा रहा होगा, फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर देखा जाए इन्होंने कुछ इस तरीके का बनाया होगा। ऐसे करके दो अल्फा चेन लगी हों और दो बीटा चेन लगी हों, दैट ऑल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, दैट इज आवर हीमोग्लोबिन। जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, दैट कैन आल्सो बी फंक्शनली एक्टिव। जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, इट कैन आल्सो बी फंक्शनली एक्टिव। फंक्शनली एक्टिव का मतलब क्वाट इससे ऊपर वाले जो भी हैं, सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, ये अपनी जो एक्टिविटी है उसको शो नहीं कर सकते हैं, लेकिन टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर अपनी जो एक्टिविटी है उसको शो कर सकते हैं। भाई मान लीजिए किसी के पास एक ही पॉलीपेप्टाइड की चेन है, तो क्या होगा कि एक पॉलीपेप्टाइड की चेन होगी तो टर्शियरी स्ट्रक्चर ही पॉसिबल है। लेकिन जब दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड की चेन आपस में एक 3D ओरिएंटेशन में
एक दूसरे को एग्रीगेट कर रही हैं, दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। वो भी क्या होगा, फंक्शनली एक्टिव होगा। अगर सिंगल पॉलीपेप्टाइड का है तो टर्शियरी स्ट्रक्चर भी क्या होगा, फंक्शनली एक्टिव होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रोटीन के जो फंक्शंस हैं या टाइप्स उनके बारे में। जैसे मान लीजिए रोडोप्सिन क्या है, रोडोप्सिन बेटा होता है, ये आइस के अंदर प्रेजेंट होता है। आइस के अंदर प्रेजेंट होगा और हमें देखने को प्रदत्त करेगा। ओवरऑल आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, सेकंड नंबर पे अगर सबसे ज्यादा कुछ प्रेजेंट है दैट इज प्रोटीन। मसल्स के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, मसल्स के जिस कॉन्ट्रैक्शन होता है। प्रोटीन जैसे कुछ बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, इनको पेप्टाइड हार्मोन्स बोलते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं, वो हमारी बॉडी में केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडीज का काम क्या होता है, एंटीबॉडीज का काम होता है कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, डिफेंस करना, वो भी काम प्रोटीन करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, जब हमने बॉडी फ्लूइड्स में सब बताया था तो आपको बताया था। के बाद हम लोग ने पढ़ा था रुबिस्को। तो जो रुबिस्को होता है, रुबिस्को इज द मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम। क्या? मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम। ये मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम इन होल बायोस्फीयर। पूरे बायोस्फीयर के अंदर सबसे ज्यादा एंजाइम प्रेजेंट है, दैट इज रुबिस्को। उसके बाद क्या है, फेरेटिन। फेरेटिन का काम क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर आयरन की स्टोर्स को मेंटेन रखता है। इसके अलावा क्या है कि स्पाइडर सिल्क, मतलब बहुत सारे क्या है कि जो सिल्क है, सिल्क क्या होता है बेटा, सिल्क एक तरीके का फैब्रिक है। उस फैब्रिक में जो मेजर चीजें प्रेजेंट है दैट इज प्रोटीन्स। क्या? प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बहुत सारी जगहों पे इन्वॉल्व। स्ट्रक्चरल में क्या है, सिल्क बनाएंगे, मसल्स के लिए स्ट्रक्चर बनाएंगे, पूरे सेल का ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाएंगे। फंक्शंस में क्या है कि बहुत सारे फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्ट। रूबिस्को का काम क्या है, रूबिस्को आप जब वो पढ़ेंगे क्या बोलते हैं C3 C4 सर्कल, उसके बारे में हम लोग बताएंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है? दैट इज ऑल फॉर टुडे। जस्ट कीप लर्निंग एंड एंड रिवाइजिंग मोर एंड मोर।